हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिहार के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी में। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 12th क्लास की सोशियोलॉजी। और सोशियोलॉजी का चैप्टर नंबर है 3 हमारा, और इसका पार्ट 1 देखेंगे, पार्ट 2 जल्द आ जाएगा। और आज का जो हमारा चैप्टर है ये है सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक बार ये वीडियो देख लिया तो आपको 100% पूरी तरह से याद हो जाएगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं टॉपिक क्या है हमारे और बढ़ते हैं आगे, सीधा मुद्दे पे आते हैं हम। तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो हमारा लिखा हुआ है। तो हम समाज किसको कह सकते हैं, या जो हम देखते हैं आसपास, अपने आसपास जितने भी लोग हैं, जिसे जनसंख्या कह सकते हैं हम, तो क्या इसे ही हम एक छोटी मोटी समाज है या और कुछ है? तो दोस्तों, समाज पता है कैसे बनता है? ये जनसंख्या से ही बनता है, लोगों से ही बनता है। और जो समाज की जो प्रमुख संस्थाएं है ना, ये है जाति, जनजाति और परिवार, जो कि 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये आपको याद रखना चाहिए। और ये चीज़ें एमसीक्यू में भी याद आ सकता है, तो एमसीक्यू में भी आपको याद होना चाहिए। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। तो जो जनसंख्या ना सिर्फ अलग अलग असंबंधित व्यक्तियों का जमघट नहीं है, बल्कि विभिन्न प्रकार के आपस में संबंधित वर्गों व समुदाय से बना हुआ समाज है। मतलब कि जो आप देखते हो आसपास जितने भी लोग हैं, ये आपस में मिलकर जो वर्ग है और समुदाय है ना, इन्हीं को मिलाकर हम समाज कह सकते हैं। जिसकी भारतीय समाज की 3 संस्थाएं हैं, वो कौन सी है? जाति हो गया, जनजाति हो गया और परिवार हो गया। तो ये तीनों संस्थाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है। अगर हम बात करें, ये दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये क्या दिख रहा है? तो अलग अलग लोग दिख रहे हैं, अलग अलग कलर के लोग दिख रहे हैं यहाँ पे। तो उसी तरह भारत जो समाज है हमारा, भारतीय समाज, इसमें अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग जाति के लोग रहते हैं। इवन आप देखते हो कि नॉर्थ इंडिया हो गया, मतलब जो उत्तर भारत हो गया, और साउथ इंडिया, दक्षिण भारत हो गया, यहाँ पे बहुत कल्चर अलग है, बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें भी देखने को मिलती है भारतीय समाज में। ओके, तो इन्हीं को मिलाकर क्या बनता है? भारतीय समाज बनता है। अगर हम बात करें जाति की, अब जो जातियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा संख्या है, बट जो धर्म तो लिमिटेड है। धर्म में आप क्या देखते हो? मुसलमान हो गए, ईसाई हो गए, सिख हो गए, हिंदू हो गए, पारसी हो गए, जैन हो गए, बुद्ध हो गए, जूइस हो गए, ठीक है, ये सब धर्म है। बट जो जाति होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो जो जाति है ना, भारतीय जो उपमहाद्वीप, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप मतलब कि भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, इनको मिला के हम क्या कह सकते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। मतलब थोड़े आसपास के नेबर कंट्री भी आ जाते हैं, इसको हम भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना आप लोग भारतीय उपमहाद्वीप में। तो यहाँ पे जितने भी पाई जाने वाली सामाजिक संस्था है ना, जो भारत में हज़ारों सालों से प्रचलित है, जाहिर सी बातें प्रचलित है। अगर आप इतिहास उठाकर देखोगे तो आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी, तो भारत का ही था ना ये सभ्यता। आपने वैदिक काल पढ़ा होगा हिस्ट्री में, अगर आपके पास हिस्ट्री है तो, जिसमें पढ़ा होगा आपने कई सारे राजाओं के बारे में पढ़ा होगा, जैसे मौर्य साम्राज्य हो गया, इसके बारे में पढ़ा होगा, गुप्ता साम्राज्य पढ़ा होगा आपने, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा होगा। तो कई चीज़ें आपको इतिहास में देखने को मिलती है, और ये हज़ारों सालों से प्रचलित है भारतीय समाज में, एक छोटी मोटी चीज़ नहीं है ये। ओके, और अगर जाति की बात करें तो हिंदू समाज की एक संस्थामक है, संस्थामक विशेषता है ना, पूरी तरह से है। और ये कहाँ पर पाई जाती है? तो और ये भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले धार्मिक समुदायों में भी पाई जाती है, तो बिल्कुल पाई जाती है। और ख़ासकर कहाँ पर? मुसलमानों में, ईसाइयों में और सिखों में। तो ये चीज़ें भी देखने को हमें मिलती है। ओके, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? जाति कह सकते हैं। अब आता है वर्ण। वर्ण क्या होता है? तो वर्ण होते हैं 4 टाइप्स के, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब इन्हीं पे ना इनके काम भी बटे हुए हैं। जैसे कि जो ब्राह्मण है ना, ये क्या करता है? ये सिर्फ पूजा पाठ करता है, यज्ञ करता है, पूजा पाठ, यज्ञ करना, शिक्षा देना, ये सब करता है, और शिक्षा ग्रहण करना। और जो क्षत्रिय है ये क्या करता है? वॉरियर होता है, ये सुरक्षा प्रदान करता है और यज्ञ वगैरह भी करता है। और जो वैश्य है ये होता है व्यापारी वर्ग, मतलब व्यापार कर रहा है, खेती कर रहा है, ये सब कर रहा है। और जो शूद्र है ना, ये क्या करता है? ये जो तीनों वर्ण है दिख रहे हैं ना आपको, ये पहला हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। तो जो शूद्र होता है चौथे नंबर का, ये तीनों की सेवा करता है, बस इनका यही काम था, ऐसा कहता है इतिहास हमारा। बट इतिहास में कुछ चीज़ें गलत भी हुई है, ठीक है। तो वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग, ठीक है, रंग से लिया जाता है मतलब। तो एमसीक्यू में क्वेश्चन ये बना लो, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे। और भारतीय समाज में 4 वर्ण माने गए हैं, जिसमें ब्राह्मण,
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन्हीं को वर्ण कहते हैं। जाति को कहा जाता है क्षेत्रीय स्थानीय उपवर्गीकरण में समझा जा सकता है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको इमेज दिखाया था, इमेज से भी आप समझ गए। तो ये 4 प्रकार के वर्ण हैं। यहाँ पे भी MCQ क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। और जो जाति है ना, एक व्यापक शब्द है और इसमें क्या होता है, किसी वंश किस को संबोधित करने के लिए किया जाता है। मतलब कि अगर कोई जाति है तो किसी वंश को संबोधित कर रहा है कि इस वंश का है। और इसमें ना पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा मनुष्य भी शामिल हैं। आपको पता होगा, आपने बायोलॉजी में कभी पढ़ा होगा, मतलब कि आप 10th तक तो होगी साइंस आपके पास, ये तो 12th में सोशियोलॉजी है, तो आपने यहाँ पे बायोलॉजी तो नहीं पढ़ोगे, बट आपने 10th तक पढ़ी होगी, तो आपने पौधों के बारे में पढ़ा होगा, आपने सेल के बारे में पढ़ा होगा, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी आ जाती है। तो आपको पता होगा जीव विज्ञान जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको देखने को मिलती है। तो ये वर्ण आप देख लिए स्क्रीन पे, ये वर्णा सिस्टम है, 4 तरह के वर्ण थे उस समय। अब बात करते हैं वर्ण और जाति में अंतर क्या है। पहले तो आपको शब्दों का अंतर दिखेगा। पहला वर्ड हो गया सामुदायिक अंतर है, जाहिर सी बात है वर्ण और जाति अलग अलग वर्ड है ना, तो सामुदायिक अंतर हो गया। और जो वर्ण है ना, कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे कि ब्राह्मण है तो इसका कर्म क्या होगा, क्रम होगा इसका पूजा पाठ करना, यज्ञ करवाना, ऐसी चीज़ें होगी, शिक्षा देना, ये सब करना प्रधान है। और जाति जन्म प्रधान है, मतलब कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही कहलाएगा, तो जाति प्रधान हो गया ये। और यही ना वैदिक जब काल चल रहा था तो उस समय ना बहुत ही कठोर हो गई थी, जाति व्यवस्था कठोर मानी जाती थी, बट जो वर्ण व्यवस्था थोड़ी लचीली थी। कि मतलब ये क्या होता है कि मतलब मैं एक जन्म लिया, मैंने लिया तो मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो मैं ब्राह्मण कहलाऊँगा, न कि मैंने जहाँ जन्म लिया है वो कहलाऊँगा। तो ये चीज़ें भी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। और वर्णों की संख्या 4 है, जैसा कि मैंने आपको बताया क्या क्या है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बट अगर जातियों की संख्या देखा जाए तो लगभग 3,000 से भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 3,000 से भी ज़्यादा जातियों की संख्या है भारतीय समाज में। तो ये सब चीज़ें भी है। और जातियों की संख्या इसी कारण से भारतीय समाज बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, यहाँ धर्म से ज़्यादा जातियाँ हैं, तो ये चीज़ें भी आपको देखने को मिलती है। ये भी चीज़ें याद रखना आप लोग। अगर हम बात करें आगे, तो जो वैदिक काल था, अब वैदिक काल भी था, इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। देखो वैदिक काल पहला है जिसको 1500 से 1000 के बीच में बांटा गया था। ठीक है, 1000 के बीच में बांटा गया। और जो उत्तर वैदिक काल आता है फिर इसको बांटा गया था 1000 से 600 के बीच में। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना आप लोग। ये हो गया 1500 से 1000 और ये हो गया 1000 से 600। और वैदिक काल इसीलिए ना अब डिफरेंट हो गया। अब देखो जो ये पहला पीरियड था, मतलब 1500 से 1000, इसमें ना ऋग्वेद लिखा गया था, इसलिए इसको ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता था। तो ये चीज़ भी याद रखना। इस समय वर्णा सिस्टम ना बहुत अच्छा था, अच्छे से चल रहा था समाज। जैसे उत्तर वैदिक काल आया, इस समय पूरा समाज ही खराब हो गया। यहाँ पे जातीय धारत हो गया कि जिसका जहाँ पे जन्म हुआ है वही कहलाएगा। तो ये चीज़ें भी आपको देखने को मिलती है भारतीय समाज में। तो वैदिक काल में जाति व्यवस्था क्या थी, बहुत विस्तृत तथा कठोर नहीं थी, बहुत लचीली थी यहाँ पे। बट अगर हम आगे जाते हैं तो ये बहुत कठोर हो गई। जैसा कि मैंने समाज बताया ना कि समाज कैसे आगे बढ़ा, तो ये चीज़ें भी है, ये भी ध्यान रखना आप लोग। और जाति क्या हो गया, जन्म से निर्धारित होने लगी। पहले क्या था, अब जो जिसका जो काम है वो कहलाता था। और यहाँ पे विवाह के नियम आ गए, शादी के नियम आ गए कि शादी के क्या नियम होने चाहिए। अब जो मनुस्मृति है उसमें ना 8 नियम बताए गए हैं शादी के, कितने 8। खान पान के नियम आ गए, इनके कठोर नियम बनने लग गए कि क्या खान पान होना चाहिए, क्या कैसे होना चाहिए, शादी कैसी होनी चाहिए, ये सब होने लग गया। और जो व्यवसाय हो गया ना, ये भी जाति से जोड़ दिया गया। किससे, जाति से जुड़ गया है व्यवसाय, व्यापार वगैरह। और जो वंशानुगत थे इसे एक सीढ़ीनुमा व्यवस्था बना दिया पूरी तरह से, कि मतलब सीढ़ी की तरह चलने लगा। जिसे कहते हैं ना, आपने सुना होगा ना कि इस तरह बॉलीवुड में होता है पूरी तरह से नेपोटिज्म। तो लाइक यहीं से आए ये चीज़ें, तो ऊपर से नीचे जाती थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी देखने को मिलती है भारतीय समाज में। और ये पहले होता था, खैर आज के टाइम पे तो सब बराबर हैं। लोकतंत्र में कौन क्या, जात क्या, धर्म क्या, सब बराबर हैं यहाँ पे, सेकुलर। और जाति की कुछ सामान्य विशेषताएँ हैं। फॉर एग्जाम्पल देखोगे, जन्म से निर्धारण होता है, यहाँ पे होता है ना जन्म से निर्धारण। मतलब कि अब कोई भी बच्चा है, राजपूत का बेटा राजपूत कहलाता है, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण कहलाता है, तो जन्म से निर्धारण हो जाता है। और यहाँ पे विवाह से संबंधित कठोर नियम है,
तो ये भी देखने को मिलता है। तो जो जाति होता है अपने सदस्यों पर विवाह संबंधी कठोर नियम लागू करती है और इसीलिए ये कहते हैं और अपनी जाति समूह में ही हो सकता है। तो अपने जाति समूह में ही विवाह वगैरह करते हैं और अपने सदस्यों पर खान पान संबंधी नियम भी लागू करते हैं कि क्या खान पान होगा, कैसे खाओगे, कैसे रहोगे, ये सब चीज़ें भी देखने को मिलती है। तो ये क्या है, विशेषताएं हैं किसकी, जाति की सामान्य विशेषताएं आपको देखने को मिलती है। तो किस प्रकार का खाना होना चाहिए और किस प्रकार का नहीं, ये सब डिसीजन लिए थे, ये नियम होते हैं, लॉ होते हैं, रूल होते हैं, रूल रेगुलेशन होते हैं। और किसके साथ खाना बांटकर खाया जा सकता है और किसके साथ नहीं, ये चीज़ें भी है कि आप अपना खाना किसके साथ खा सकते हो, किसके साथ नहीं खा सकते हो। तो ये सब चीज़ें भी है और ये सब जाति संस्था द्वारा निर्धारित होती है, मतलब एक इसकी एक संस्था है, उसमें इसका निर्धारण करा गया है पूरी तरह से। और जाति क्या है, एक खंडात्मक संगठन है, अर्थात जातियों में उपजातियाँ पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। आप देखोगे कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में कई सारे होते हैं, जैसे कि पांडे हो गया, त्रिपाठी हो गया, तो और भी कई सारी चीज़ें हैं, दुबे हो गया, झा हो गया। तो ये सब क्या है, उपजातियाँ हैं ना। तो ये सब चीज़ें भी देखने को मिलती हैं हमें। और अगर बात करते हैं आगे तो ये क्या होता है, अधिक्रम पर आधारित होता है पूरी तरह से। और इसमें क्या होता है, जाति व्यवस्था प्रत्येक जाति को एक निर्धारित स्थान प्राप्त होता है, बिल्कुल प्राप्त होता है। और यहाँ पे जो व्यवसाय होता है वंशानुगत होता है, अर्थात इसमें व्यवसाय चयन पर रोक है। तो मतलब कि अगर मैं हूँ तो अगर मेरा जन्म हो गया तो मैं वही व्यापार करूँगा जो मेरे पूर्वज कर रहे हैं। मतलब कि अगर मैं पूजा पाठ कर रहे थे मेरे पूर्वज, तो मैं भी तो वही करूँगा ना, मैं दूसरी चीज़ थोड़ी करूँगा। तो ये सब चीज़ें हम चयन नहीं कर सकते, मतलब हम खुद पसंद नहीं कर सकते उस व्यापार को, ऐसा होता है जाति व्यवस्था में। ठीक है, अब बात करते हैं जाति व्यवस्था को सिद्धांतों के दो समुचित मिश्रण के रूप में समझा जा सकता है, जिसमें पहला है भिन्नता व अलगाववाद और फिर है संपूर्णता और अधिक्रम। तो ये दो चीज़ों में हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन बना लेना, एमसीक्यू डायरेक्ट आ सकता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन डायरेक्ट डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये वाला डायरेक्ट क्वेश्चन दे देंगे और पूछ लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और प्रत्येक जाति अन्य जाति से भिन्न है, बिल्कुल भिन्न है। अब बताओ, एक जाति अलग है, दूसरी जाति अलग है, तो भिन्नता तो है यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें भी देखने को मिलती है। और यहाँ पे क्या होता है, नियम होते हैं शादी के, ये चीज़ तो मैंने पहले बताया, खान पान के, सामाजिक क्रिया के होते हैं ना, व्यवसाय तक के नियम होते हैं। और पृथक जाति कोई व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं है, मतलब कि जो और जाति है उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, और सभी जातियाँ मिलकर इस समाज को संपूर्णता प्रदान करती है। और जितनी भी जाति है समाज बनाती है, समाज को संपूर्णता प्रदान करती है। ये सब चीज़ें जातियाँ ही मिलकर करती है, कोई बाहर से चीज़ें थोड़ी ना आ रही है, अब कोई हवा थोड़ी ना कर रहा है, ये सब चीज़ें जातियाँ ही कर रही है ना, लोग ही तो कर रहे हैं। अब बात करते हैं सीधा उपनिवेशवाद तथा जाति व्यवस्था। तो इस समय ना समाज बहुत ज़्यादा बदला। तो वर्तमान काल जो आज का टाइम है ना, इसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो जाति पर औपनिवेशिक काल और स्वतंत्रता के बाद भी बहुत परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं, बिल्कुल परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। इस समय कई सारे लॉ चेंज हो गए, रूल चेंज हो गए, रूल रेगुलेशन हो गया, क्योंकि उस समय समाज अलग था। बट आगे जाके जब उपनिवेशवाद आया, मतलब अंग्रेज आए, तो इन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस करा। आपने कईयों के नाम सुना होगा भारतीय इतिहास में, राजा राम मोहन राय का नाम सुना होगा आपने, अम्बेडकर जी का नाम सुना होगा। इन्होंने कई सारे काम करे थे, धर्म पे, जात पे बहुत ज़्यादा करा था इन्होंने काम। ठीक है, और इसमें अंग्रेज भी बहुत ज़्यादा साथ दिए थे। और इन्होंने क्या करा, जाति व्यवस्था के रूप में एक मजबूत आधार प्रदान करा। तो इन्होंने भी प्रदान करा, इनकी एक हुई। और अंग्रेज ने देश भर में कुशलतापूर्वक शासन करने के लिए जाति की जटिलताओं को समझने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण कदम थे, फॉर एग्जांपल जनगणना करना, तो एक सबसे महत्वपूर्ण कदम ये था। और कई सारे एक्ट पास करे गए थे, बहुत सारे एक्ट पास करे गए थे। 1828 में भी कई सारे एक्ट आए थे और कई सारे समाज भी बनाए थे, और भारतीयों ने भी बहुत ज़्यादा कोशिश करी थी इन चीज़ों की। ओके, तो ध्यान रखना, ये सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर बात करें 1860 का दशक हो गया तो, और 1881 में नियमित जनगणना करी गई, और इसके बाद नियमित रूप से 10 वर्षों के लिए जनगणना होने लग गई। तो ठीक है, तो 1881 में पहले जनगणना हुई थी। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं एमसीक्यू में, ध्यान रखना। और 1901 में क्या हुआ, हर्बर्ट रिजले ने क्या करा, इन्होंने आदेश दिया, निर्देशन में कराई गई जनगणना में जातियों और उसके सामाजिक अधिक्रम के बारे में जानकारी एकत्रित की। तो ये चीज़ याद रखना, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो 1901 में क्या करा गया था। और भू राजस्व व्यवस्था, उच्च जातियों को वैध मान्यता दी गई, तो भू राजस्व व्यवस्था भी आई थी। आपने जमींदारी सिस्टम भी सुना होगा, जमींदारी व्यवस्था भी पढ़ोगे, हिस्ट्री में बहुत कुछ पढ़ना है, अगर आपके पास हिस्ट्री है तो वो भी मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो ध्यान देना इन चीज़ों पर, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक अधिनियम आता है 1935 का। वैसे अधिनियम तो बहुत आए थे, अब जैसे कि 1773 का अधिनियम आया था, रेगुलेटिंग एक्ट जिसे कहते हैं।
और चार्टर एक्ट आए थे 1813, 1833, कई सारे चार्टर एक्ट आए हुए थे, अंग्रेज़ों ने लाए थे। तो ये अधिनियम आया था 1935 में, और इसमें क्या करा गया था, अनुसूचित जाति व जनजाति को कानूनी मान्यता दी गई थी। तो अब जो जाति हैं, एससी हो गए, एसटी हो गए, तो इनको दिया गया था, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, तो इनको भी दिया गया था। और उन जातियों को शामिल किया गया जो औपनिवेशिक काल में सबसे निम्न थे, मतलब कि जो औपनिवेशिक काल था उस समय बहुत नीचे थे, और इनके लिए ना कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई थी, योजनाएं बनी थी इनके लिए, जिससे काम हुआ था बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पर प्लीज़ फीडबैक दें अपना, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।